हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में बीपीएससी कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा ये किस आधार पर लिया जाता है, इसमें कितने स्टेज होते हैं और साथ ही हर एक स्टेज में जितने भी पेपर होते हैं उन पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसके कंटेंट क्या होते हैं, उन सभी पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। खासकर उन छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है जो पहली बार इस परीक्षा को देने वाले हैं या फिर जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके संपूर्ण सिलेबस को, संपूर्ण पाठ्यक्रम को समझना जरूरी होता है। चाहे आप किसी भी लेवल के परीक्षा को देते हैं, तो ये सिविल सेवा परीक्षा है जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतर सेवा मानी जाती है और बिहार की सबसे उच्च पदों पर आपको सीधी नियुक्ति से संबंधित ये परीक्षा होती है, जिसमें कि एसडीएम से लेकर आपका डीएसपी से लेकर जो डीओ वगैरह है या फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट विभागों में ये आपको सीधी नियुक्ति सीधे उच्च पदों पर करती है, सीधे नियुक्ति होने वाली है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग आगे जो अपना तैयारी है, रणनीति है, या फिर किन किन किताबों को और किन किन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होती है, कितना समय हमें देना चाहिए, उन सभी का निर्धारण होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जो विभिन्न स्टेज है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिरी जो परीक्षा होती है कितने स्टेज में होती है और हर एक स्टेज में कितने पेपर्स होते हैं। फाइनल जो मेरिट लिस्ट जो बनता है वो किस आधार पर बनता है, प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, तो उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, भारत में जितने भी सिविल सेवा परीक्षा है उसमें 3 स्टेज होते हैं। चाहे हम यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर किसी भी भारत में जितने भी राज्यों में सिविल सेवा परीक्षा होती है 3 स्टेज में ली जाती है, जिसमें कि पहला स्टेज प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जामिनेशन होता है, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स होता है। अगर इसे आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मेंस आप दे सकते हैं और फिर मेंस परीक्षा होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर मुख्य परीक्षा आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसमें कुल कितने पेपर होते हैं। तो जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है इसमें एक ही पेपर होता है जिसमें कि 150 प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। आगे हम उन सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे भी, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार जीएस, इसके अलावा अन्य साइंस वगैरह हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया और कुछ अन्य मिसलेनियस टॉपिक इसमें शामिल करके। मैथ रीजनिंग भी इसमें होता है, लेकिन मैथ रीजनिंग से ज्यादा प्रश्न नहीं होते हैं। हमेशा ट्रेंड देखा गया है कि मैथ रीजनिंग से मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी 140 प्रश्न जो होते हैं वो जीएस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। और इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में कौन क्वालिफाई करेगा ये 150 प्रश्नों के आधार पर बनता है। और ध्यान रखिएगा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब कि आप सही उत्तर करते हैं तो आपको 1 अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर करते हैं, गलत उत्तर या फिर आप टिक ही नहीं करते हैं तो आपको ना मार्क्स दिए जाएंगे और ना मार्क्स काटे जाएंगे। गलत उत्तर करते हैं तो भी मार्क्स यहाँ पर नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो होता है वो नहीं होता है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में अगर हम बात करें तो इसमें अनिवार्य जो पेपर होता है, अनिवार्य पेपर और इसमें ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक पेपर का भी इसमें प्रावधान है। जैसे कि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑप्शनल का, यूपीएससी में भी ऑप्शनल का भी है और कुछ ऐसे राज्य है जहां पर ऑप्शनल खत्म कर गया है। जैसे कि आप झारखंड में देखिएगा, छत्तीसगढ़ में देखिएगा तो वहां पर ऑप्शनल को खत्म कर दिया गया है, राजस्थान वगैरह में भी ऑप्शनल खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य और यूपीएससी में भी ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें अनिवार्य पेपर जो होते हैं वो 3 पेपर होता है। पहला जो हिंदी भाषा पर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो सिर्फ उसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है, उसका मेरिट लिस्ट में जोड़ा नहीं जाता है अंक। और 2 इसमें जीएस पेपर होता है, 2 और 3, जो पेपर 2 और 3 जो होता है। और इसमें ऑप्शनल पेपर किसी भी आप एक सब्जेक्ट को, बहुत सारे सब्जेक्ट का लिस्ट होता है, जैसे कि कॉमर्स हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जितने भी इसमें और भी बहुत सारे और भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें,
कंप्यूटर साइंस वगैरह भी होता है इसमें, इंजीनियरिंग से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित, आर्ट से संबंधित, मतलब जितने भी बैकग्राउंड जो आप अपने ग्रेजुएशन में रखे हैं उस लेवल के आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका जो परीक्षा ली जाती है ऑप्शनल का, ये चूंकि ये लिखित परीक्षा होती है तो इसमें आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है उस स्टैंडर्ड के प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि ग्रेजुएशन लेवल तक की उन टॉपिक्स के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, जब इसको आप क्वालिफाई करते हैं मेंस को, मेंस का रिजल्ट आता है, मेंस का रिजल्ट आने के बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट किस आधार पर जारी किया जाता है? तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाता है वो मुख्य परीक्षा मेंस को जितने भी अंक हैं और इंटरव्यू इन दोनों को जोड़कर ही जो है मुख्य फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है। मतलब कौन छात्र पोस्ट के लिए जितना पोस्ट निकला उसके लिए आप एलिजिबल हैं या फिर मतलब आप क्वालिफाई किया नहीं किए, और क्वालिफाई किए तो किस पोस्ट के लिए किए, ये तय होता है फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद, जो कि सबसे अंत में मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर निकाला जाता है। अब एक एक करके इसी में आते हैं कि इसमें जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है। जैसे कि हमने बताया कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा जो कि अनिवार्य होता है, ये एक ही पेपर होता है इसमें प्रारंभिक परीक्षा में। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो जैसा कि हमने बताया यहाँ पर हिस्ट्री होता है, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, फिर इसमें जो इंडियन इकोनॉमी होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर इसके बाद इंडियन जो पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान वगैरह मुख्य रूप से इसमें स्टडी करना होता है। फिर इसमें साइंस सेक्शन होता है, विज्ञान जो सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इसमें स्टडी करना होता है। फिर इसके बाद इसमें अगर हम बात करें कुछ अन्य टॉपिक का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स से ही ज्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। फिर इसके बाद इसमें बिहार जीएस हो जाता है। बिहार स्पेसिफिक चूंकि ये राज्य आधारित परीक्षा हुआ तो उस राज्य से संबंधित जो उसका इतिहास है, उसका भूगोल है, इसकी अर्थव्यवस्था है या फिर उनसे संबंधित जितने भी उस राज्य से संबंधित तथ्य हैं वो हम लोग बिहार जीएस में यहाँ पर स्टडी करते हैं। बिहार जीएस के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसमें दोनों हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जितना भी करंट अफेयर्स है, और इसके अलावा बिहार स्पेसिफिक भी करंट अफेयर्स यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी टॉपिक्स थे वो यहाँ पर आपको देख लिए। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें एक और टॉपिक होता है, मैथ रीजनिंग भी होता है, मैथ एंड रीजनिंग। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया है कि मैथ रीजनिंग से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। 150 में 10 प्रश्न जो हैं वो मैथ रीजनिंग से पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न जो हैं वो मैथ रीजनिंग से यहां पर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी के 140 प्रश्न इन्हीं सेगमेंट से पूछे जाते हैं। जब हम आपके साथ एनालिसिस करेंगे कि जैसे कि कौन टॉपिक्स हमको कहां से पढ़ना चाहिए, क्या गया, वो सेकेंड वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि 140 जो प्रश्न है इन सारे टॉपिक से, उसमें भी कुछ ट्रेंड उनका चलता है। जैसे कि इतिहास से वो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, इसके बाद साइंस से, करंट अफेयर्स से, बिहार स्पेसिफिक, ये सारे ऐसे टॉपिक से जो कि बहुत ही ज्यादा प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं 140 प्रश्न में। बाकी भूगोल हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, 10 से 12 कभी 15, तो इस तरह से प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो 40, साइंस से 32 के लगभग, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार जीएस हो गया, तो इससे अच्छे खासे प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। तो ये स्पेसिफिक हम लोग को ध्यान में भी रखना पड़ता है। लेकिन ये पहले से हम लोग तय करके नहीं चलेंगे कि यही पूछा जाता है तो हम इसी को पढ़ेंगे। लेकिन देखिए क्या, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ आप देखिएगा तो 110, 115 इस तरह से भी चला जाता है। तो कट ऑफ हाई जाने का कारण भी है कि बहुत सारे छात्र इसमें फॉर्म भरते हैं। अभी 67वीं बीपीएससी की अगर हम बात करें तो उसमें देखिएगा इतने ज्यादा फॉर्म हुए कि एग्जाम को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि जो आयोग ने तय किया था कि हम 23 जनवरी को परीक्षा लेंगे, लेकिन वो परीक्षा नहीं ले पाई क्योंकि पहले की अब एक्सपेक्टेड जितने भी कैंडिडेट थे, जैसे कि करीब 5 लाख 4.5 लाख फॉर्म आते थे, लेकिन इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं करीब 6.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और इतने
छात्रों का एग्जाम कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो इसीलिए उसको एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा और अभी तक भी बीपीएससी ने जारी नहीं किया है कि एग्जाम अगला डेट कब होगा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसीलिए कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा है। भले ही 6.5 लाख के आधार पर हम अपना तय नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने लेवल पर तैयारी करते हैं और हमें टारगेट रखना रहता है कि 150 प्रश्नों में जितना ज्यादा सही हो सके, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। आप जितना सही प्रश्न करेंगे और टारगेट अपना शुरू से ही रखना ही कम से कम 125 सही करके हम बिल्कुल सही करके आएंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि हमारा सिलेक्शन इसमें निश्चित है। तो इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। और जो कि सीटों की संख्या भी अगर देखिएगा तो वो भी ऐसे तो अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में जो सीट की संख्या होती है ज्यादा रहती है, लेकिन फिर भी कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से हमेशा वहां पर रेगुलर जो जिस तरह से एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो वहां पर दूसरे राज्यों के भी छात्र बहुत ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं, इस वजह से वहां पर ये स्थिति बन रही है। तो इसलिए तैयारी बहुत शुरू से ही हर एक सब्जेक्ट को हम लोग को ध्यान में रखना है और कभी ये सोच के नहीं चलना है कि ये सब्जेक्ट से तो कम प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे या फिर उसकी तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे। इसी टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आता है, क्योंकि बिल्कुल इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, आप तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन कट ऑफ जो तैयार होता है वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही होता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र यही सोच के चले होंगे और कुछ छात्र सभी को तैयारी करके चला होगा, तो इस आधार पर कट ऑफ जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। और जिस तरह से वहां पर रिजल्ट बन रहा है अभी कट ऑफ हाई ही जा रहा है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न टफ भी आता है तो भी कट ऑफ हाई देखने को मिल रहा है, उसका मेन कारण है कंपटीशन ज्यादा होना। आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है उसमें यही चीज है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान से क्या क्या पूछा जाता है, तो वो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ये सामान्य जानकारी के तौर पर कि आपको ये सारी जानकारी पता होना चाहिए। मतलब कि फिजिक्स जो केमिस्ट्री और बायो है, जो भौतिकी है, रसायन शास्त्र है और जीव विज्ञान है, इन सब के बारे में। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो समसामयिक है, मतलब करंट अफेयर्स है, वो पूरा पढ़ना है। फिर इसके बाद भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, मतलब कि इतिहास सेगमेंट आ गया, हिस्ट्री जो किसमें कि भारत के इतिहास में जो हो गया एंशियंट प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन मिडिवल और मॉडर्न इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास, इन सभी के बारे में। इसके अलावा इसमें कला संस्कृति वगैरह भी आता है, तो उसको भी कवर करने होते हैं। और बिहार के इतिहास में, मतलब बिहार जीएस में ही अगर हम पढ़ेंगे तो बिहार का संपूर्ण इतिहास, बिहार राज्य की स्थापना और उसके पहले बिहार का जो आधुनिक इतिहास है, बिहार का मध्यकालीन इतिहास और बिहार का प्राचीन इतिहास, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सामान्य भूगोल हो गया, भूगोल बिहार स्पेसिफिक जितना भी हैं टॉपिक्स वो सारे कवर करने हैं। इसके अलावा बिहार के भूगोल में भारतीय कृषि हो गया, प्राकृतिक संसाधन की मुख्य विशेषता हो गया, उन सभी के बारे में। तो मतलब भूगोल और इतिहास पूरा पढ़ना है, चाहे वो भारत का हो संदर्भ में या फिर वो बिहार के संदर्भ में हो। फिर वही इतिहास में ही राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह, बिहार द्वारा जो भूमिका निभाई गई, उन सभी के बारे में तथ्य हम लोग को पता रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें सारा टॉपिक इसमें आ जाता है। फिर इसके अलावा इसमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा हिस्ट्री जैसा कि हमने बताया, पॉलिटी आपको बताया, इंडियन इकोनॉमी हमने बताया आपको, फिर जियोग्राफी बताया, साइंस बताया, साइंस एंड टेक बताया। और साइंस एंड टेक में स्पेसिफिक ज्यादातर आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर बिहार जीएस आ जाता है, बिहार जीके या बिहार जीएस। फिर इसके बाद मैथ रीजनिंग आ जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, मैथ रीजनिंग, जो कि यहाँ पर प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, तो इन सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? और फिर इसमें करंट अफेयर्स। अब आते हैं मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में जैसा कि हमने बताया कि इसमें कुल जो होते हैं 4 पेपर होते हैं, जिसमें कुछ अनिवार्य पेपर होते हैं और कुछ जो होते हैं ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर में जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया है, ऑप्शनल में आपको एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है, जो भी आप सेलेक्ट कीजिए उससे एक ही पेपर होता है। पहले इसमें 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता था, लेकिन उसमें पैटर्न को थोड़ा पिछले कुछ साल पहले इसको चेंज किया गया था, और इसमें बस आपको एक ही पेपर, मतलब एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। जैसे किसी छात्र ने इतिहास सिलेक्ट किया, तो इतिहास को ऐसे सिलेबस को देखिएगा तो 2 ग्रुप में बांटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, लेकिन इसका एक ही पेपर होता है, एक पेपर जो 300 अंक का लिया जाएगा। ये लिखित परीक्षा होती है, इसमें
दीर्घ उत्तरीय आपको लिखना होता है, जो प्रश्न होता है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग। आगे हम लोग उसको देखेंगे भी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला हम लोग इसमें, जैसे अनिवार्य पेपर में हमने बताया कि 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2 और 3। तो कौन कौन पेपर होते हैं इसमें? पेपर 2 और 3 तो आपका जीएस पेपर होता है, और पेपर 1 जो होता है वो भाषा पेपर होता है। भाषा में इसमें क्या पढ़ना होता है? वो सामान्य हिंदी, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और हिंदी वहाँ की राजकीय भाषा है, तो वहाँ पर सिर्फ हिंदी ही पेपर 1 में आपको पढ़ना होता है। अब हिंदी से यहाँ पर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसमें जैसे निबंध पूछा जाता है, किसी एक टॉपिक पर आपको दे दिया जाएगा, आप उस पर निबंध लिखिए। ये 30 अंकों का ये निबंध होता है। फिर उसके बाद व्याकरण आता है, ये व्याकरण भी आपका 30 अंक का पूछा जाता है। फिर वाक्य विन्यास आता है, ये 25 अंक का पूछा जाता है। और संक्षेपण करने के लिए जैसे कि एक बहुत बड़ा पैसेज रहेगा, प्रिसाइज राइटिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो बहुत बड़ा पैसेज रहेगा, उसको शॉर्ट में करके आपको उसको लिखना होता है, तो ये 15 अंक का पूछा जाता है। तो ये कुल जो होता है ये 150 अंक, 30, 60 और 40, मतलब 100 अंक का ही होता है, 100 अंक का। क्लियर है? और इसमें आपका चूंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि जैसे मुख्य परीक्षा के लिए जो रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तो इस पेपर के अंक को नहीं जोड़ा जाता है। इसमें आपको 30% लाना अनिवार्य लेकिन होता है कि आप इसमें 30% लाइए, आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। इसके पेपर के मार्क्स न मेंस के रिजल्ट के वक्त और न ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करते वक्त जोड़ा जाता है। अब इसमें पेपर 2 और पेपर 3 पर बात करते हैं मेंस में। तो पेपर 2 और पेपर 3 ये सामान्य अध्ययन होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रिजल्ट इसी के आधार पर बनता है, चाहे वो मेंस का रिजल्ट हो चाहे फाइनल मेरिट लिस्ट हो। हर एक पेपर जो होता है वो 300 अंक का होता है, ये भी 300 अंक का ये भी होता है। इसमें आपको परीक्षा के लिए 3 घंटे दिए जाते हैं, इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। अब इसमें आता है कि क्या क्या पेपर होता है। तो सामान्य अध्ययन का 2 पेपर होता है, तो पेपर 2 और पेपर 3। तो जीएस 1 बोलिएगा सर ये पेपर 1 लिखा हुआ है, एक्चुअली इस आधार पर लिखा गया है कि जीएस पेपर इसमें 1 और 2 होता है। अगर पेपर वाइज देखा जाए मुख्य परीक्षा के अकॉर्डिंग, तो पेपर 1 सामान्य हिंदी हो गया, पेपर 2 और पेपर 3, और एक ऑप्शनल को पेपर 4 भी बोल सकते हैं, लेकिन जीएस के आधार पर इसको 1 और 2 में डिवाइड किया जाता है। अब सवाल उठता है कि जो जीएस 1 होता है या फिर मुख्य परीक्षा का पेपर 2 होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस पर मुख्य परीक्षा जो कि एक लिखित परीक्षा होती है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घात्मक होते हैं, या फिर 250 शब्द, 400 शब्द, 600 शब्द में इस तरह से उत्तर आपको लिखना होता है। वो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है कि आप पूछा गया है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं? तो इसे इतिहास आता है, इतिहास में भी स्पेसिफिक आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, मतलब कि मुख्य परीक्षा में इतिहास सेगमेंट का जो पोर्शन होता है, जिसमें कि बिहार स्पेसिफिक भी शामिल होता है, इसमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ना होता है, इसमें सिर्फ आधुनिक इतिहास और उसमें भारत की जो कला और संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर है, उसको भी शामिल करना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास के साथ बिहार का भी आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, कला और संस्कृति के साथ बिहार के भी कला संस्कृति से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो महत्व वाले करंट अफेयर्स है, जैसे कि अभी जो बहुत सारे वर्ल्ड बैंक हो या फिर जितने भी G20 का समिट हो या फिर IMF है, जो भी बदलाव हुए, कृषि आंदोलन हुआ, कृषि संबंधी जो बिल हुआ, तो उस सारे घटनाक्रम हम लोग को पढ़ना होता है, जो कि यहाँ पर प्रश्न बिल्कुल ये बनता है। इसके बाद इसमें एक अलग टॉपिक जा आ जाता है सांख्यिकी, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी शामिल किया जाता है, जिससे कि प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। सांख्यिकी में जो रेखांकन है, आलेख है, आरेख है, वे उसमें जितने भी टॉपिक से सांख्यिकी से जो मूल टॉपिक है वो सारे हम लोग इसमें शामिल करते हैं, जिससे कि प्रश्न जो पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक किया हुआ है कि पेपर जीएस पेपर 1 में क्या क्या आता है। तो भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, 19वीं शताब्दी के मध्य से देश में व्यापक इतिहास है। ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेसिफिक भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बिहार के आधुनिक इतिहास में पश्चिमी शिक्षा जो है, तकनीकी शिक्षा सहित के परिचय और विस्तार पर प्रश्न शामिल होंगे। इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर भी सवाल पूछा जाता है।
इसके अलावा प्रश्न में संथाल विद्रोह आपको पता होगा भागलपुर, आज का जो झारखंड का जो संथाल परगना है वहीं पर इसका मुख्य केंद्र था, जिसमें कि भागलपुर, उसमें तो बिहार और झारखंड एक ही थे। तो संथाल विद्रोह का, फिर उसके बाद बिहार में जो 1857 देश का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था 1857 का, तो उसमें बिहार की भूमिका क्या थी, किस तरह से बिहार में किन किन क्षेत्रों से किस तरह से किन किन लोगों के द्वारा आंदोलन किए गए थे, उनके संदर्भ में बिरसा आंदोलन। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये झारखंड का आंदोलन था, लेकिन चूंकि सिलेबस ये बनाया हुआ था तो उसको भी शामिल यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि उसमें बिहार की भी भूमिका थी। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित होंगे। मतलब कि जितने भी आधुनिक इतिहास में जैसे कि अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, अंग्रेजों के प्रवेश होने के बाद जो अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया, विद्रोह करने के बाद फिर जो बिहार स्पेसिफिक विद्रोह हुआ, उसमें झारखंड भी उसमें संदर्भ होगा कि हाँ जनजातियों का विद्रोह, चूंकि बिहार और झारखंड उस समय एक ही था, तो विद्रोह का प्रारूप बिहार और झारखंड पर एक जैसा देखने को मिलता है। फिर स्थानीय विद्रोह के बाद फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, तो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों की क्या भूमिका रही, उनके संदर्भ में हर एक प्रश्न, और खासकर जो गांधी जी बिहार में आए तो उनके द्वारा जो विशेष जो आंदोलन किए गए, जो प्रारंभ होता है, तो उन सब के बारे में यहां पर हम लोग को अध्ययन करना है। फिर इसमें एक कला संस्कृति जो टॉपिक्स थी, कला संस्कृति में ये प्राचीन काल से लेकर प्राचीन भारत इसमें नहीं पढ़ना है, प्राचीन बिहार का इतिहास नहीं पढ़ना है, लेकिन कला संस्कृति प्राचीन काल से लेकर अभी तक क्या है उन सभी के बारे में, जिस तरह से वहां पर कला का विकास हुआ, चाहे वो मौर्य कला हो, पटना कलम चित्रकारी के प्रमुख विशेषताओं की ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। मतलब कला और संस्कृति से संबंधित सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। साथ ही इसमें कुछ पर्सनैलिटी जैसे व्यक्तित्व, जैसे महात्मा गांधी हो गया, टैगोर हो गया, नेहरू हो गया, उस समय के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे, जयप्रकाश नारायण हो गया, जिसमें बिहार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। सांख्यिकी में जैसा कि हमने बताया कि स्टैटिक्स पूछा जाता है, तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें ग्राफ हो गया, आरेख हो गया, वो सारे संबंधित सांख्यिकी के ग्राफिकल या फिर आरेखीय रूप से प्रस्तुत की जाने वाली सामान्य ज्ञान से निष्कर्ष निकालने और कमियों सीमाओं की विसंगतियों को इंगित करने के लिए, मतलब स्टैटिक्स में जो एम हो गया या फिर जीएम हो गया, और भी बहुत सारे जो उसमें टॉपिक्स हो गया, मीन, मीडियम, मोड वगैरह, उन सभी को कैलकुलेट करने के लिए इसमें प्रश्न आते हैं। उसमें ग्राफिकल टेबुलेशन वगैरह जो आ गया, उन सभी को आपको वहां पर बनाने पड़ सकते हैं। मतलब कि उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें सीधे प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें भी पूछा जाता है, थ्योरी टाइप के भी प्रश्न इसमें आते हैं, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए भी प्रश्न होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये पेपर 1 का मतलब GS 1 का, जो पेपर 2 है मेंस का, उस पर हमने चर्चा किया। पेपर 3 जो मुख्य परीक्षा का और GS 2, उसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर जो 3 है इसमें खासकर करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी भी प्रश्न जो है डायरेक्ट स्टैटिक पार्ट से पूछे जाते हैं अभी भी, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न है करंट अफेयर को रिलेट कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वर्तमान में जो ज्यादातर मुद्दे हैं उनसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं इश्यूज पर। अब ऐसा नहीं, कोई छात्र ये नहीं कर सकता है कि स्टैटिक पार्ट हमें पता नहीं है, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, या फिर बेरोजगारी क्या है, गरीबी क्या है, भारत में नियोजन, नीति आयोग, योजना आयोग की भूमिका, पंचवर्षीय योजनाएं, उन सारी की जानकारी के बिना उत्तर ये लिख सकते हैं। वो भी हमें मूल जानकारी है रखना है, और करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी एक की भी कमी परीक्षा में बहुत ही कम मार्क्स आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो स्टैटिक पार्ट भी यहाँ पर ध्यान रखना है, चाहे वो पेपर 1 हो, GS 1 हो, चाहे वो GS 2 हो। करंट अफेयर्स तो वहां पर सीधा लिखा ही हुआ है आपका GS 1 में कि करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, लेकिन इनके संदर्भ में भी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और स्टैटिक पार्ट भी पूरा का पूरा हमको पढ़ना है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, खासकर इसमें संविधान वगैरह, संविधान का निर्माण से लेकर संविधान में जितने भी अनुच्छेद है, संविधान संशोधन हुए, उन सभी पर हम लोग को यहाँ पर स्पेसिफिक ध्यान रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जितने भी मूल टॉपिक है, बेसिक से लेकर राष्ट्रीय आय से लेकर फिर बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, भारत में नियोजन हो गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया, फिर RBI हो गया, RBI की मौद्रिक नीति हो गई,
उन सभी के बारे में यहाँ पर पूरा का पढ़ना है। इसके बाद इसमें भारत का भूगोल, ध्यान रखिएगा इसमें विश्व भूगोल शामिल नहीं किया गया है। इसमें भारत स्पेसिफिक जितने भी भारत की भूगर्भिक संरचना से लेकर यहाँ की जलवायु या फिर जो कृषि है, खनिज है, उन सभी के बारे में, प्राकृतिक संसाधन है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, मतलब हर चीज के बारे में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा सामान्य विज्ञान नहीं है, यहाँ पर सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी। सामान्य विज्ञान से पीटी में पूछा जाता है, जो जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। यहाँ पर जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मेंस में स्पेसिफिक पूछा जाता है, और इसमें खासकर जो करंट अफेयर्स, इसके भी स्टैटिक पार्ट होते हैं, जिसके लिए आगे हम बताएंगे भी क्या क्या इसमें पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर्स, जो करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दे हैं, चाहे वो कोई नीति बनी हो, चाहे वो पॉलिसी कोई बनी हो, या फिर कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया, अंतरिक्ष कार्यक्रम से लेकर स्वास्थ्य नीति में कोई बदलाव किया गया, सूचना एवं दूरसंचार में कोई बदलाव किया गया, उसके लिए कोई नया टेक्नोलॉजी लाया गया इसरो के द्वारा या फिर डीआरडीओ के द्वारा डेवलपमेंट किया गया, तो उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पेपर 2 में यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, भारतीय राजनीति से संबंधित। और ध्यान रखिएगा इसमें कि ये भारत के संदर्भित यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बिहार स्पेसिफिक भी रहेगा, बिहार स्पेसिफिक पता होना चाहिए, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है। अगर संविधान पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि भारत का संविधान पढ़ लिए, भारत की राजनीति पढ़ लिए, बिहार में भी जो राज्यपाल है, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन सभी के संदर्भित हमें बिहार की क्या स्थिति है, बिहार में द्विसदनीय है, विधान परिषद और विधानसभा, उन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। बिहार में सहित भारत में राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न शामिल होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारतीय भूगोल से संबंधित भाग में भारत में नियोजन, भारत एवं बिहार के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरे भाग में भारत के विकास, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बोलिएगा सर इससे बिहार संबंधित क्या होगा प्रश्न? तो बिहार संबंधित यहाँ पर ज्यादा तो प्रश्न नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो योगदान होता है बिहार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कुछ नए नए प्रयोग किए जाते हैं, और उसके आधार पर जैसे कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार हो गया, जिससे कि बिहार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, या फिर बिहार के जो कृषि विभाग है, यहाँ के जो वैज्ञानिक है, उनकी कुछ विशेष भूमिका रही, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये GS2 का ये पूरा सिलेबस था। मतलब GS2 में टॉपिक स्पेसिफिक जो हो गया वो भारतीय, मतलब राज्य व्यवस्था हो गया, भारत बिहार संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल इंक्लूडिंग बिहार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पूरा पढ़ना ही है, कुछ बिहार संदर्भित भी इसमें हमें पता होना चाहिए। और इसमें ध्यान रखिएगा स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक जो फंडामेंटल जो टॉपिक्स है वो, प्लस करंट अफेयर्स भी इनसे संबंधित। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि हर चीज पढ़ रहे जैसे पीटी में पढ़ते हैं, जो टॉपिक्स है, जैसे कि जो राजनीतिक मुद्दे जो हो गए, नया नया बिल लाया गया, जैसे कृषि कानून बिल आया, भी कानून बना भी किसान आंदोलन की वजह से, फिर बाद में भारत सरकार ने उसको रद्द कर दिया, बिल भी पारित हो गया। तो वो बिल कैसे कैंसिल किया जाता है, जब कोई कानून बन जाता है और कानून बनने के बाद उसे कैसे कैंसिल किया जाता है, उसके क्या प्रोसीजर है, क्या क्या किए जाते हैं संसद में, तो उन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है कि हम करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन टॉपिक स्पेसिफिक को शामिल करते हुए पढ़ रहे हैं। और वही फिर अर्थव्यवस्था, तो आर्थिक मुद्दे जो वर्तमान के हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, फिर आर्थिक और भौगोलिक इसमें भी शामिल कर दे रहे हैं। भौगोलिक जैसे कि बाढ़ वगैरह हो गया, बाढ़ के लिए क्या क्या, चक्रवात वगैरह हो गया, जैसे कि अभी बहुत सारे यश चक्रवात, जैद चक्रवात, तो ये सारे के बारे में हमें पता होना चाहिए, आर्थिक और भौगोलिक। फिर इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित मुद्दे, और इन सभी पर बिहार संदर्भित मुद्दे।
जैसे कि बिहार संदर्भित मुद्दे भी तो हो सकता है ना, जैसे कि बिहार में भी कुछ बिल वगैरह लाए गए, कोई कानून बनाया गया, या फिर कुछ योजनाएं वगैरह लाई गई, या फिर आर्थिक मुद्दे में बहुत सारी योजनाएं लाई गई, उसमें बदलाव हुए, कार्यक्रम लाया गया। तो उसके लिए क्या क्या सरकार ने किया, बिहार सरकार ने, तो उन सभी के पर हम लोग को पता होने चाहिए। तो ये हमें करंट अफेयर्स में भी ध्यान रखना है। स्टैटिक पार्ट तो ध्यान में रखना ही है, ये टॉपिक की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इन चीजों को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो ये मुख्य परीक्षा का पेपर 1 जो सामान्य हिंदी, फिर जीएस पेपर, GS 1 और GS 2, उन सभी पर हमने चर्चा कर लिया। और ध्यान रखिएगा मुख्य परीक्षा में हर एक पेपर 300 अंक का होता है, और ये दीर्घोत्तरीय लिखित परीक्षा होती है ये। अब यहाँ पर वैकल्पिक पेपर आ जाता है, जैसा कि अनिवार्य पेपर हमने बताया, और फिर 2 GS पेपर हमने बताया। वैकल्पिक पेपर जो विज्ञापन जारी किया जाता है, जैसे अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ, आपने अगर फॉर्म भरा होगा आप में से कुछ छात्र ने, तो वहां पर देखे होंगे कि उसमें से एक पेपर आपको सिलेक्ट करना होता है, उसमें भी भाषा भी सिलेक्ट करना होता है। बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर GS पेपर अगर हम इंग्लिश में देना चाहे या हिंदी में देना चाहे, और ऑप्शनल पेपर अगर हम देना चाहे वो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो क्या बदल सकते हैं? मान लीजिए कोई छात्र ये डिसीजन लेता है कि नहीं हम GS पेपर हिंदी में देंगे, मतलब ये दोनों GS पेपर, प्रथम पेपर और प्रथम पेपर 2, मतलब पेपर 2। सामान्य हिंदी तो जो हिंदी है, भाषा पेपर तो भाषा में ही होगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। GS 1 और GS 2, GS 1 और GS 2, कोई छात्र चाहता है कि अब इसको हम हिंदी में देना चाहते हैं, और ऑप्शनल चूंकि उसने ग्रेजुएशन पढ़ा था, मान लीजिए उसने हिस्ट्री पढ़ा था जो इंग्लिश में पढ़ा था, या फिर अर्थशास्त्र उसने पढ़ा था इंग्लिश में पढ़ा था, तो वो चाहता है कि अब हम जो ऑप्शनल पेपर दें, मान लीजिए उसने इकोनॉमिक्स को सिलेक्ट किया, वो चाहता है कि अब इंग्लिश में दें, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? वह हिंदी या हिंदी? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। भाषा पेपर को छोड़कर, भाषा पेपर जैसे हिंदी है यहाँ पर, तो हिंदी में ही देना होगा। बाकी के जिसमें चाहे वो GS पेपर हो या फिर वैकल्पिक पेपर हो, ऑप्शनल पेपर हो, आप किसी एक ही भाषा का चयन कर सकते हैं, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि या तो हिंदी उसको दे इंग्लिश इसमें दे, या फिर इंग्लिश उसको दे हिंदी में इसमें दे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। किसी एक ही भाषा में आपको परीक्षा देनी होगी, GS पेपर या फिर ऑप्शनल पेपर में। ऑप्शनल पेपर भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें 300 अंक का ये होता है। पहले जैसा कि हमने बताया, पहले का लिखा हुआ है कि पूर्व में 2 वैकल्पिक, मतलब इतिहास और कोई अर्थव्यवस्था लेना चाहता है तो वो 2 पेपर पहले ले सकता था, लेकिन अब यहाँ पर एक ही पेपर होता है, 300 अंक का ये होता है। हाँ, सिलेबस 2 कैटेगरी में डिवीजन किया होता है। बाद में हम देखिएगा कुछ सब्जेक्ट के, जैसे कि बहुत सारे छात्र आप में इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अधिकतर छात्र यही लेते हैं, कॉमर्स हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो उस पर हम सिलेबस भी कुछ चर्चा करेंगे, उस पर भी हम क्लासेस लेंगे यहाँ पर, तो आने वाले दिनों में इसको चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका चयन आप किस आधार पर कीजिएगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहले से आप किन टॉपिक को ग्रेजुएशन में पढ़े हैं या फिर किन टॉपिक को नहीं पढ़े हैं। बहुत सारे छात्र तो अलग अलग सब्जेक्ट के, कोई ऐसा तो ट्रेंड नहीं है कि हर एक छात्र एक ही सब्जेक्ट को लेते हैं। जो भी सब्जेक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पहला कि आपके पास उसके सही मटेरियल हो, सिलेबस के अनुसार आपका मटेरियल हो, आप उसको पूरा का पूरा आपके सिलेबस को कवर करता हो, या फिर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, या फिर क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस जहां भी करते हैं, उसको बेहतर टीचर हो, वहां पर आपको सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाया जा सके, उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। क्योंकि चैलेंजेस ये नहीं होता है कि इनमें से कौन सा पेपर लेंगे, मतलब कौन सा सब्जेक्ट चयन करेंगे और उस पर कितना रिजल्ट होगा, कितना पास करते हैं। चैलेंजेस ये होता है कि आप उसकी तैयारी किस तरह से करते हैं, उसको किस तरह से समझते हैं, सिलेबस के अनुरूप उसको जितना टॉपिक्स है उसको पूरा पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखकर ही चयन कीजिएगा। अदरवाइज ये नहीं कि मेरा ये फ्रेंड उसने लिया था, सीनियर ये लिए थे, तो उसके आधार पर कभी भी विषयों का चयन न कीजिएगा, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब इसमें स्टैंडर्ड किस लेवल का होता है, कहां तक कि आपके एक्सपेक्टेड किया जाता है, तो मूल जानकारी इसमें आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि एक पटना यूनिवर्सिटी सिलेबस में लिखा हुआ है कि 3 वर्षीय ऑनर्स का जो पेपर, जैसे कि कोई हिस्ट्री लेता है तो हिस्ट्री में क्या क्या होता है, तो हिस्ट्री में मान लीजिए आपको एंशिएंट पढ़ना होता है, तो एंशिएंट में भी पूरा डिटेल में रहता है, उसका सिलेबस वगैरह रहता है, वो पूरा आपका जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एंशिएंट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप उत्तर उसका दे सकें। तो उसी तरह मिडिवल का भी पूरा जानकारी आपके पास, मॉडर्न का भी, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री की पूरी जानकारी आपके पास
होनी चाहिए। तो ये 4 सेगमेंट में ये पूरा सिलेबस बटा हुआ है। और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्र इसमें पूछ लेते हैं सी सर फॉर्म हमने भरा, उसमें हमने तो उस समय नहीं सोचा था, हमारे फ्रेंड ने ये बोला था कि हम ये इतिहास ले लो, भूगोल ले लो, इसमें अच्छा रिजल्ट आता, हमने ले लिया। क्या बाद में उसे चेंज कर सकते हैं? तो नहीं, आप एक बार उसको सिलेक्ट कर लिए तो बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया मुख्य परीक्षा पर पूरा हमने चर्चा किया, अब हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू पर बात करते हैं। तो जब आप मुख्य परीक्षा मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि इंटरव्यू के लिए किन छात्रों को बुलाया जाता है। तो मेंस में जैसा कि हमने बताया कि इसमें पेपर 1 जो कि सामान्य हिंदी होता है, भाषा पेपर, उसके बाद GS1 GS2 और ऑप्शनल पेपर। तो चूंकि पेपर 1 एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें 30% लाना अनिवार्य होता है, उसके अंक मेरिट लिस्ट के लिए या फिर मेंस परीक्षा के लिए नहीं जोड़े जाते हैं इसका रिजल्ट जारी करते वक्त। तो मेंस का जो रिजल्ट जारी होता है वो 300 अंक GS का, 300 GS1 GS2 का और 300 अंक वैकल्पिक पेपर को जोड़ते हुए 900 अंक पर ये जारी किया जाता है मेंस रिजल्ट। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। अब सवाल उठता है आपके मन में सर कि मेंस में कितने छात्र क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि पीटी का रिजल्ट निकलेगा, तो पीटी का रिजल्ट निकलने के बाद मेंस के लिए बुलाया जाता है और फिर मेंस का रिजल्ट अगर क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पीटी से उतना ही छात्र क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए जितना सीट है उसका 10 गुना। मान लीजिए जैसे कि 700 सीट है तो 700 का 10 गुना, तो टोटल यहाँ पर आपका 7000 छात्र जो हैं वो मेंस परीक्षा देंगे। 10 गुना ही, बहुत सारे परीक्षाओं में देखिएगा वहां पर 15 गुना, दूसरे सिविल सेवा परीक्षा में 15 गुना, तो उससे छात्र यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 10 गुना ही छात्रों को बुलाया जाता है। 700 सीट है तो 7000 छात्रों को यहाँ पर मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। फिर मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं, ये 900 अंक पर मेरिट मेंस का रिजल्ट जारी होता है, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए कितने छात्रों को बुलाया जाता है? तो जितना सीट है उसका 3 गुना, 700 सीट है तो उसका 3 गुना 2100 छात्रों को। और इसमें भी ध्यान रखना है कि टोटल 700 सीट था तो 3 गुना बुलाया गया, मतलब कि एक सीट के लिए 3 छात्रों को बुलाया जाता है, जिसमें से 2 को हटा दिया जाएगा और 1 का चयन किया जाएगा। मतलब कि एक सीट पर 3 छात्र आएंगे, उसमें से बस 1 ही को रखा जाएगा और 2 को हटा दिया जाता है। तो ये बहुत ही काफी टफ भी होता है। अब सवाल उठता है कि इंटरव्यू का मीडियम क्या हो सकता है। इसमें 2 मीडियम आपको दिए जाते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। आप या तो हिंदी में दे सकते हैं इंटरव्यू या फिर इंग्लिश में दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो है, अगर आप इंटरव्यू दे देते हैं तो फिर मेरिट लिस्ट कैसे जारी किया जाता है। तो इंटरव्यू देने के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी होगा वो 300 अंक मेंस का GS1, 300 GS2 और ऑप्शनल का 300 और 120 अंक जो होता है वो इंटरव्यू का। इनको जोड़कर 220 अंकों पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है और यहीं पर आपका तय होता है कि आप किस पोस्ट पर जाइएगा, क्वालिफाई किए या नहीं किए, ये इसी के आधार पर तय होता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर जितना भी हर एक स्टेज में था, हर एक स्टेज में हम लोग किस तरह से ध्यान रखना है उन सभी पर हमने चर्चा कर लिया है। फाइनली यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कि इसकी तैयारी हम लोग कहाँ से करें, खासकर उन छात्रों के लिए जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, जो या फिर 68वीं या फिर 69वीं अगले जो आने वाले 2-3 साल में परीक्षा है, क्योंकि हर साल तो परीक्षा बीपीएससी का हो रही है, तो आप उसके लिए आप अपना तैयारी करना चाहते हैं। तो इस पर हम लोग अगला सेकेंड वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। उसी में हम आपको बताएंगे या तो आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो चुका है, या फिर जो छात्र पहली बार अपनी तैयारी करना चाहते हैं, पहली बार परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी कहां से प्रारंभ होनी चाहिए, किस तरह से आपको करनी चाहिए, कितना समय देना चाहिए, किन किन किताबों को कहां से लेवल स्टार्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स हो गया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह किस तरह से हमें करना चाहिए, और फिर फाइनली हम लोग किस तरह से तैयार हो सके और एग्जाम के दौरान हमें क्या करना चाहिए, उन सभी पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका पीडीएफ पूरा सिलेबस का नोटिफिकेशन का हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा। आप सर्च कीजिएगा SVAROOP स्वरूप एकेडमी, सर्च कीजिएगा, वहां पर टेलीग्राम पर ये सारा मिलेगा।
अगर वहां पर दिक्कत होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर सारा पीडीएफ वगैरह उपलब्ध होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।